दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक घोड़ी इंसान के बच्चे को पैदा करे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब गांव वालों को पता चला कि घोड़ी ने इंसान का बच्चा पैदा किया है, तो उन्होंने उसके साथ क्या किया। आइए सुनते हैं। यह किस्सा उस जमाने का है जब गांवों की मिट्टी में इंसान की वफादारी मिला करती थी और हर आवाज में कोई कहानी छुपी होती थी। शहर से कुछ कोस दूर धूल भरे कच्चे रास्तों और आम के बागों से घिरा एक गांव था, सहारपुर। सहारपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, मगर वहां के लोग अपनी जुबान से ज्यादा आंखों से बात किया करते थे। चौपाल पर बैठना, सरसों के खेतों में काम करना और हर शाम एक नए किस्से का ताना बाना बुनना, यही वहां की जिंदगी थी। उसी गांव के एक कोने में जहां झाड़ियों के पीछे से सूरज झांका करता था, एक अध पक्के मकान में रहता था सलीम। सलीम की उम्र 40 बरस हो चली थी। एक भी शादी का रिश्ता उसके नाम पर नहीं जुड़ा था। गांव की जुबान पर लोग कहते, अजीब आदमी है सलीम, ना किसी से मिलता है ना किसी से बोलता है, औरतों से जैसे कोई बैर है उसे। मगर सलीम के चेहरे पर कभी किसी बात का असर नहीं दिखता था। वह हर रोज सुबह उठता, अपने घर के पिछवाड़े की तरफ जाता, जहां एक खूबसूरत काली रंग की घोड़ी बंधी रहती थी। नाम था उसका लाली। लाली कोई आम जानवर नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानों की आंखों में भी कम ही मिलता है। एक भरोसा, एक अपनापन। उसके बदन पर रात जैसी काली चमक थी और जब वह भागती तो लगता जैसे जमीन पर कोई राग बज उठा हो। सलीम उसे अपनी औलाद की तरह चाहता था। वह सुबह उठते ही सबसे पहले लाली के पास जाता, उसके लिए खास घास लाता, अपने हाथों से चारा खिलाता, उसके जिस्म पर कपड़ा फेरता और उसके माथे को चूमता। कभी कभी तो लोग देखते कि सलीम लाली के कान में कुछ कह रहा है, जैसे कोई राज हो उनके बीच। गांव की औरतें पानी भरते हुए कानों में धीरे धीरे कहती, सुनो ना। सलीम ने फिर घोड़ी के साथ पूरा दिन बिता दिया। उसको औरत से नहीं, घोड़ी से मोहब्बत है। कुछ तो गड़बड़ है। मर्द चौपाल में बैठकर हंसते, कभी घोड़े पर दिल आया था, सुना था, यह तो घोड़ी पर ही मर मिटा है। किसी ने यहां तक कह डाला, भाई, जब इंसान का दिल तन्हा हो जाए तो वह काले घोड़े को भी अपना ही समझने लगता है। मगर ना सलीम ने कभी किसी बात का जवाब दिया, ना लाली ने कभी किसी को पास आने दिया। अगर कोई बच्चा भी पास जाता तो लाली जमीन पर पैर मारती गरजती, जैसे कह रही हो, मेरे सलीम को मत छूना। सलीम जब खेत से थका हारा लौटता तो उसके कपड़े मिट्टी से सने होते, मगर चेहरा ताजा, जैसे दिन की सबसे प्यारी मुलाकात अभी हुई हो। वो बैठकर लाली को देर तक सहलाता, उससे बातें करता और फिर चुपचाप उसके पास ही सो जाता। सलीम कोई बड़ा किसान नहीं था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काट लाता, कभी बस्ती जाकर जानवरों की देखभाल का छोटा मोटा काम करता। उसकी कमाई बहुत मामूली थी, मगर लाली की खुराक, उसकी देखभाल और सलीम की रोटी, तीनों का इंतजाम हो ही जाता। ना उसे शौक था बाजार जाने का, ना किसी मेले का चाव। किसी ने एक बार पूछा भी, सलीम शादी क्यों नहीं की? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा था, जिससे मोहब्बत हो वही काफी होती है। उस वक्त लाली उसके पीछे खड़ी थी। एक दिन की बात है। सलीम लाली को लेकर गांव से बाहर नदी किनारे गया था। शाम ढल रही थी। आसमान हल्का सुर्ख हो चुका था। लाली पानी पी रही थी और सलीम दूर एक पत्थर पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। तभी लाली ने अचानक जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसके पैरों में बेताबी थी। वो मिट्टी उछालने लगी, सांसें तेज हो गईं। सलीम दौड़कर उसके पास गया और धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लाली, क्या हुआ तुझे? उसकी आंखों में पहली बार डर देखा गया। उस रोज के बाद लाली की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह ज्यादा खाती नहीं थी, चुपचाप रहती थी, मगर जब सलीम आता तो उसकी आंखों में चमक लौट आती। गांव वाले कहने लगे, अब देखना कोई बला आने वाली है। ये घोड़ी कुछ छुपा रही है या फिर सलीम ने कोई हरकत की है जो लाली की तबीयत यूं बिगड़ रही है। कुछ औरतें तो रोज नजर रखती कि सलीम कब लाली के पास जाता है, क्या करता है, कितनी देर रुकता है। पिछले कुछ हफ्तों से लाली की तबीयत रोज बरोज बिगड़ रही थी। वह अब घास भी कम खाती थी और बैठी रहती थी, गर्दन झुकाए, आंखों आंखों में गम सा समाया रहता। उसकी चाल में भारीपन और थकावट थी। उसका पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सलीम पहले तो चुप रहा, फिर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाली को क्या हो रहा है।
उसने बहुत बार सोचा कि किसी हकीम को बुलाए, मगर डर भी था। अगर गांव वालों ने देख लिया कि मैं घोड़ी के लिए हकीम बुला रहा हूं, तो फिर से बातें बनाएंगे। वह हर रात उसके पास बैठा रहता, उसके बदन पर गीला कपड़ा फेरता, उसे थपकियां देता और बड़बड़ाता, लाली, तू ठीक हो जाएगी ना, तुझे कुछ नहीं होगा। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, सलीम लाली के पास पहुंचा। उसने देखा कि लाली बेसुध सी पड़ी थी, सांसें तेज चल रही थीं और उसका बदन पसीने से तरबतर था। उसके नथुने फूल रहे थे और आंखों में बेहिसाब दर्द था। सलीम घबरा गया। अब वक्त नहीं था डरने का या गांव वालों की सोच की परवाह करने का। वह भागा सीधे अपने पड़ोस की पड़ोसन आपा के घर, जो गांव की सबसे बूढ़ी और तजुर्बाकार दाई अम्मा थी। उन्हें घर के बच्चे बच्चे की डिलीवरी का तजुर्बा था, मगर उस वक्त वो घर के आंगन में बर्तन मांज रही थी। सलीम ने आते ही हांफते हुए कहा, आपा जल्दी चलिए, बच्चा होने वाला है। पड़ोसन आपा ने चौंक कर देखा, किसका बच्चा सलीम? तेरा तो कोई ब्याह भी नहीं हुआ, तू किसके लिए बुला रहा है? सलीम ने घबराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी घोड़ी के लिए बुला रहा हूं। मेरी लाली की तबीयत बहुत खराब है, लगता है वह कुछ जानने वाली है। दाई अम्मा पहले तो सन्न रह गईं, फिर आंखें छोटी करके बोली, तू दिमागी तौर पर ठीक तो है सलीम? जानवर के लिए मैं क्या दाई का काम करूं? मगर सलीम की आंखों में उस वक्त ऐसा डर था, ऐसा सच्चा भरोसा कि पड़ोसन आपा ना नहीं कह सकी। वो बड़बड़ाते हुए उसके साथ चल दी। जैसे ही दोनों घोड़ी के अस्तबल में पहुंचे, लाली के नीचे एक सफेद रंग की चादर थी और वहां का माहौल पसीने और मिट्टी से भारी हो चुका था। घोड़ी जमीन पर लेटी हुई थी, थकी, बेबस मगर जिंदा, और उसके बिल्कुल करीब एक नवजात बच्चा पड़ा था। इंसान का बच्चा, बिल्कुल साफ, नरम, गुलाबी जिस्म, आंखें बंद, रोने की आवाज हल्की सी जैसे किसी नवजात इंसानी बच्चे की होती है। पड़ोसन आपा का हाथ कांपने लगा। उनके मुंह से निकला, ये क्या है सलीम? सलीम खुद भी पत्थर बन चुका था। उसने आगे बढ़कर देखा। बच्चा उसी लाली के पास पड़ा था जिस लाली की सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखें उस बच्चे को देख रही थीं जैसे वह उसी का हो। सलीम की सांसें उखड़ने लगीं। वो दीवार पकड़कर बैठ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? मगर जो वो दोनों नहीं जानते थे, वो यह कि बाहर झांकती एक जोड़ी आंखें ये सब देख चुकी थीं। पड़ोसन आपा के घर के पीछे रहती थी एक बुआ जी, जिनका काम था हर बात का कुछ ना कुछ मतलब निकालना। उन्होंने जब देखा कि सलीम सुबह सुबह आपा को लेकर अपने अस्तबल की ओर भागा, तो शक हुआ। वो धीरे धीरे पीछा करती हुई आई और झांक कर देखा, और जो देखा उससे उनकी आंखें फट गईं। इंसान का बच्चा, और वह भी घोड़ी के पास। अब इस बात को चुप रखने का सवाल ही नहीं था। सिर्फ 1 घंटे में पूरी बस्ती में आग लग चुकी थी, खबरों की, अफवाहों की। सलीम की घोड़ी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया है। जरूर सलीम ने कोई गंदी हरकत की है, तभी यह बच्चा हुआ है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। चौपाल पर लोग जमा होने लगे। औरतें चूल्हा छोड़कर एक दूसरे के कान में कहने लगीं, हैवान है वह आदमी, घोड़ी को भी नहीं छोड़ा। कुछ मर्द तो ताव में आकर बोले, चलो इसका हिसाब लें, ऐसे आदमी को गांव में रहने का कोई हक नहीं। सलीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घोड़ी अब भी जमीन पर बेसुध पड़ी थी और बच्चा उसके पहलू में लेटा हुआ था, जैसे उसी से पैदा हुआ हो। उधर बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया, गुस्से से चिल्लाते लाठियां और पत्थर लेकर। सलीम बाहर आ, साफ बता किसका बच्चा है यह? जानवर और इंसान का रिश्ता गलत है यह। दोपहर की धूप अब उतरने लगी थी, मगर सलीम के घर के बाहर तपा हुआ माहौल और भी गर्म हो चुका था। चौपाल पर बैठे 4 बुजुर्ग, खेतों से लौटे मजदूर, चूल्हा बुझाकर निकली औरतें, यहां तक कि नन्हे बच्चे भी सब जमा हो गए थे। क्या सच में घोड़ी से इंसान का बच्चा हुआ है? हां, मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चा इंसानी शक्ल का है। अरे बच्चा नहीं, ये तो हरकत है, एक गंदी हरकत। अंदर सलीम के हालात बद से बदतर हो चुके थे। उसकी समझ से बाहर था कि वह इस वक्त क्या करे। लाली बेसुध पड़ी थी और बच्चा धीरे धीरे करवटें ले रहा था। सलीम रो रहा था। उसका माथा भीग चुका था पसीने से और आंखें लाल हो चुकी थीं रो रो कर। पड़ोसन आपा अब तक पास ही थी। उन्होंने पानी का लोटा लेकर सलीम के हाथ में थमाया और धीमे से कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, मगर ऐसा नहीं देखा।
तू कुछ छुपा तो नहीं रहा सलीम? सलीम ने रोते हुए जवाब दिया। मैंने कुछ नहीं किया आपा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया? तभी बाहर से किसी की कड़कती आवाज आई। निकालो सलीम को बाहर। आज नहीं तो कब जवाब देगा ये? और फिर दरवाजे पर धमधम की आवाज आने लगी। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने लाठी। किसी की आवाज आई, कुत्ते को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। सलीम कांप गया। वो इंसान था, मगर उस वक्त उसके लिए गांव वालों की आंखों में इंसानियत नहीं थी। दरवाजा खुला और सलीम सामने आया। वो बाहर आया, उसका चेहरा सूझा हुआ, कपड़े मिट्टी से सने हुए, उसकी आंखें डरी हुई, जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, एक जवान लड़का चिल्लाया। कुछ नहीं किया और बच्चा हवा में से उड़कर आया है क्या? तभी एक और आदमी चिल्लाया, बता घोड़ी के साथ क्या किया तूने? वही जो मियां बीवी करते हैं। भीड़ का हंगामा बढ़ता गया। किसी ने उसे धक्का दिया, किसी ने लात मारी, एक औरत ने थूक दिया उसकी तरफ। सलीम गिर पड़ा, मगर आंखों में अब भी सच्चाई थी। सलीम जमीन पर गिर गया। उसकी छाती हिल रही थी, सांसें टूट रही थीं, और वह अब भी कह रहा था, मुझे नहीं मालूम बच्चा कैसे आया। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ डर था। उसका बदन कांप रहा था, लेकिन आंखों में वह चमक थी जो एक बेकसूर की पहचान होती है। भीड़ अब अपने उरूज पर थी कि अचानक पीछे से एक बारीक मगर साफ आवाज आई, बस करो। भीड़ में से रास्ता बनाता एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी सामने आया। उसके हाथ में नीम की लाठी थी और आंखों में वही तेजी जो सलीम के सिवा गांव में किसी की ना थी। बहादुर काका। उन्होंने सलीम को जमीन से उठाया, कपड़े झाड़े और भीड़ की तरफ देखा। किसी ने देखा सलीम को ऐसा करते हुए? भीड़ चुप। किसी के पास कोई सबूत है? फिर भी खामोशी। तो क्या सिर्फ एक बच्चा देखकर हम ये फैसला कर लेंगे कि सलीम ने कोई गलत काम किया है? एक जवान लड़का बोला, मगर बच्चा तो घोड़ी के पास ही मिला। काका, और कोई रास्ता तो नहीं है? बहादुर काका बोले, मगर यह रास्ता इतना सीधा भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। घोड़ी का इंसानी बच्चा जनना मुमकिन नहीं। या तो कोई इसे वहां छोड़ गया है, या फिर कोई और कहानी है जो हमारी समझ से बाहर है। मगर यह हरगिज नहीं हो सकता कि जानवर और इंसान वह रुक गए। भीड़ को तसल्ली देने के लिए उनके लहजे में जरा सख्ती आई। जो लोग कह रहे हैं कि सलीम ने घोड़ी के साथ ऐसा रिश्ता बनाया, वह यह बताएं कि कोई जमीर वाला आदमी क्या इतना गिर सकता है? और फिर क्या उसकी आंखों में वह चालाकी नजर आई जो गलत काम करने वालों में होती है? किसी ने कहा, तो फिर क्या करें? छोड़ दें। बहादुर काका ने आंखें तरेरी। छोड़ दो, लेकिन सिर्फ आज के लिए। कल पंचायत बैठेगी सबके सामने, और जो सच होगा वही सामने आएगा। और अगर सलीम झूठा निकला तो सजा ऐसी होगी कि कोई और कभी किसी जानवर से आंख भी ना मिला सके। भीड़ तितर बितर होने लगी, मगर नजरों में अब भी शक था। अंदर एक टूटता हुआ इंसान और एक बच्चा। सलीम वापस अंदर आया। उसने देखा लाली अब भी वहीं पड़ी थी। उसकी सांसें अब और हल्की थीं। बच्चा उसकी छाती से चिपका हुआ था, जैसे कह रहा हो, मुझे मत छोड़ो। सलीम फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह सहारपुर की गलियों में सूरज से पहले अफवाहें निकल चुकी थीं। हर घर के आंगन में यही बात चल रही थी, आज पंचायत बैठेगी, आज सलीम का फैसला होगा। जो भी हो, एक मिसाल तो कायम होनी चाहिए। औरतें ओस से भीगे आंगनों में बैठकर आटे को गूंदते वक्त भी सलीम और उसकी घोड़ी की ही बात कर रही थीं। बूढ़े चौपाल पर लाठी टिकाए कुछ सोचते हुए चुप बैठे थे, जबकि नौजवानों की आंखों में गुस्से का शोला भरा हुआ था। गांव के पुराने बरगद के नीचे, जहां हर बड़ा मसला हल होता था, वहीं आज पंचायत बुलाई गई थी। बरगद के नीचे 4 नीम की लकड़ियों की कुर्सियां रखी गईं, जहां गांव के बुजुर्ग, मुखिया और कस्बे के समझदार लोग बैठने वाले थे। सामने फट्टों पर गांव वाले बैठे थे। कुछ खड़े थे, कुछ पेड़ों की आड़ में छुपकर तमाशा देख रहे थे, और वहां दूर अस्तबल के कोने से सलीम आता दिखा, पैर घसीटते हुए, हाथ में अपनी लाठी थामे हुए, और साथ में उसकी बेसुध घोड़ी लाली। लाली अब भी थकी हुई लग रही थी। उसकी चाल भारी थी। उसके साथ लिपटा वही नवजात बच्चा जिसे गांव वाले अब तक गलत काम का नतीजा मान चुके थे। मुखिया का ऐलान, आज फैसला सुनाया जाएगा। पंचायत के बुजुर्गों में से एक, सुल्तान चाचा ने सलीम को सामने खड़ा करके कहा, सलीम, तू जानता है आज तुझे यहां क्यों लाया गया है?
सलीम ने गर्दन झुका ली। जी मालूम है तो बोल, ये बच्चा कौन है, कहां से आया और घोड़ी के पास कैसे पहुंचा? सलीम की आंखें छलक पड़ीं। भीगी आवाज में बोला, मालूम नहीं, सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये बच्चा कौन है। जब मैं आया तो बच्चा वहीं पड़ा था। इतना सुनते ही भीड़ में से कोई चिल्लाया, झूठा है यह, घोड़ी के साथ जो किया वो क्यों कहेगा कभी? किसी जानवर के साथ ऐसा करने वाला आदमी नहीं शैतान होता है। यह अगर गांव में रहेगा तो कल और क्या क्या होगा। भीड़ गरज उठी। सलीम के खिलाफ गालियों और इल्जामों का तूफान उठने लगा। पीछे से एक बूढ़ी औरत बोली, सलीम बेटा, तुझे घोड़ी से इतनी मोहब्बत थी, सब जानते हैं, मगर तू बता, कोई मोहब्बत इतनी हद तक जाती है क्या? यह सवाल नहीं जड़ था। सलीम अंदर तक टूट गया। उसने गर्दन उठाकर कहा, मोहब्बत की हदें होती हैं, मगर गलत काम की हदें नहीं होती। और मैंने मोहब्बत की थी, लाली से इंसान की तरह नहीं, एक साथी की तरह, मगर कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो इंसानियत से नीचे हो। बहादुर काका जो अब तक खामोश बैठे थे उठे और बोले, हम सलीम को जानते हैं। ये लड़का बचपन से तन्हा रहा है। इसने गांव में कभी किसी की इज्जत नहीं उछाली, कभी जुबान नहीं चलाई, मगर सिर्फ शक की बुनियाद पर उसे जानवर समझ लेना, यह हमारी इंसानियत पर धब्बा होगा। मैं नहीं कह रहा कि यह बच्चा कैसे आया, मगर इतना कह रहा हूं, यह मामला सीधा नहीं है, यह वह नहीं है जो दिखता है। मगर आज गांव वालों के दिल में इंसाफ की जगह इल्जामों की आग थी। उनकी आंखों में सलीम का कोई अतीत नहीं था, सिर्फ आज का जुर्म था। मुखिया ने पंचायत की राय लेकर ऐलान किया, सलीम, तू चाहे जो कहता रहे, मगर तेरी घोड़ी के पास इंसान का बच्चा मिला है। यह सबूत अपने आप में बहुत बड़ा है। हम ये नहीं जानते कि बच्चा कैसे आया, मगर हम ये जरूर जानते हैं कि अब तू इस गांव में नहीं रह सकता। तेरी मौजूदगी गांव के बच्चों को गंदी नजीर देगी। इसीलिए तू और तेरी घोड़ी आज के बाद सहारपुर से बाहर होंगे। और अगर कल सूरज की पहली किरण तक तू यहां दिखा तो गांव की पंचायत तुझ पर और सख्त फैसला सुनाएगी। सलीम के लिए यह शब्द मौत से बदतर थे। घोड़ी लाली, जिसे उसने अपने बच्चे से ज्यादा चाहा, अब उसकी साथी थी और अब उसी के साथ गांव से बाहर निकलना था। पड़ोसन आपा आंखें पोंछ रही थीं। बहादुर काका का सिर लटका हुआ था। सलीम ने नवजात बच्चे को लाली के कंधे से उठाया और भीड़ की तरफ देखा। अगर मैं कसूरवार हूं तो मैं सह लूंगा, मगर अगर मैं बेकसूर निकला तो यह गांव बर्बाद हो जाएगा। सलीम अस्तबल में गया। लाली के पैरों में हल्की सी रस्सी बांधी, झोले में 2 रोटियां डाली और बच्चे को गोद में उठाया। वह चल पड़ा गांव से बाहर। सलीम जब अपनी थकी हुई घोड़ी लाली के साथ गांव से निकला था तो उसके पास ना रास्ता था, ना कोई मंजिल। हां, उसके साथ एक नवजात बच्चा था, जिसकी चीखों में एक अजनबी रिश्ता था, और एक मादा घोड़ी जो अब भी अपने वफादार साथी के साथ चलते चलते लड़खड़ा रही थी। गांव की सरहद पार करते वक्त एक बूढ़ी आवाज उसके कानों में पड़ी थी, जा, और अब कभी लौट कर मत आना। इस सर्जन से तेरा नाता अब टूट चुका है। सलीम कुछ नहीं बोला था। उसने सिर नीचे किया, लाली की रस्सी खींची और सीधा जंगल के किनारे की तरफ बढ़ गया। दिन ढल रहा था। पंछी अपने घोंसलों को लौट रहे थे, मगर सलीम एक ऐसा इंसान था जिसे किसी घोंसले ने कभी अपनी पनाह नहीं दी। घने दरख्तों के बीच से होकर जब सलीम एक खुली जगह पर पहुंचा तो सामने पुराना उजड़ा हुआ मैदान था। सर्द हवाएं चल रही थीं, जमीन नरम थी और पेड़ झुके हुए से लगते थे। सलीम ने एक थका हुआ सांस लिया, बच्चे को सीने से लगाकर जमीन पर बैठा। लाली वहीं पास जमीन पर लेट गई। उसके जिस्म पर पसीने की नमी अब भी मौजूद थी। उस रात तीनों ने वहीं खुले आसमान के नीचे काटी। कोई दीवार नहीं थी, कोई छत नहीं, बस ऊपर खुला आसमान और नीचे एक टूटा हुआ मर्द, एक थकी घोड़ी और एक बेसहारा बिना मांग का नवजात। रात को वह सब सो गए। जब सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों से छन कर आई, सलीम उठ खड़ा हुआ। आसमान साफ था, आसपास चिड़ियों की चहचहाट थी, मगर सलीम के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। जिस गांव ने मेरे लिए दरवाजे बंद किए हैं, मैं वहीं अपनी नई खिड़की बनाऊंगा। वह उठा, पास के झाड़ झंखाड़ से लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। बांस, घास, सूखे पत्ते जो मिला उसे जोड़ने लगा। 3 दिन तक मेहनत की, भूखा रहा, सिर्फ झरने का पानी पीकर जिया। मगर चौथे दिन एक झोपड़ी तैयार हो चुकी थी।
छोटी थी, अधूरी थी, मगर उसमें एक आबरू छुपी थी। वो पहली चीज जो किसी ने सलीम से नहीं छीनी थी। लाली अब भी सलीम के हर साय के साथ चल रही थी, मगर जो बात सलीम को अंदर तक हिला रही थी वह यह कि लाली बच्चे से ऐसे जुड़ गई थी जैसे वह उसी का हो। जब बच्चा रोता, लाली पास जाकर अपनी गर्दन उसकी छाती से लगाती, बच्चा चुप हो जाता। जब वह सोता तो लाली उसके पास बैठ जाती और कोई उसके करीब आता तो घोड़ी पैर पटक देती, जैसे कह रही हो, यह मेरा है, इसे तुम में से कोई छू नहीं सकता। सलीम यह सब देखता और सोचता, क्या वाकई लाली इस बच्चे को जन चुकी है? अगर नहीं तो फिर यह ममता, ये लिपट कर बैठ जाना, ये आंखों में आई नरमी, ये सब क्या है? वक्त बीतने लगा। सलीम अब पास के जंगल से लकड़ी काटकर कस्बे में बेचने लगा। रोज सूरज निकलते ही झोला उठाता, कुल्हाड़ी कंधे पर डालता और निकल पड़ता। दिन भर पसीना बहाता और शाम होते होते लौट आता। उसने पहली कमाई से एक बकरी खरीदी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 3 महीने बाद सलीम की झोपड़ी के पास एक छोटा सा तबेला बन गया था। बकरियां थीं, 2 मुर्गियां और एक बूढ़ा कुत्ता जो रास्ते में पड़ा मिला था, जिसे सलीम ने रखवाली के लिए रख लिया था। कभी जिस सलीम का नाम लेने से गांव में लोग हंसते थे, अब वह जंगल में अपना एक छोटा सा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। बच्चा अब 6 महीने का हो चुका था। सलीम ने उसका नाम रखा साहिल। नाम भी ऐसा चुना जिसमें अनोखापन हो और एक उम्मीद छुपी हो। साहिल अब रेंगने लगा था। कभी कभी अपने छोटे छोटे हाथों से लाली की पूंछ पकड़ लेता और वह भी उसे झटकती नहीं, बल्कि धीरे धीरे चलती ताकि साहिल को चोट न लगे। कभी उसकी पीठ पर चढ़ जाता और वह चुपचाप खड़ी रहती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पीठ पर झुला रही हो। यह मंजर सलीम की आंखों में आंसू ला देता था। वह घंटों दूर बैठकर देखता और अपने सीने पर हाथ रखकर बुदबुदाता, अगर यह मेरा बेटा नहीं तो भी अब है, अगर लाली की कोख से नहीं निकला तो भी अब उसका है। अब वह छोटा सा इलाका एक बस्ती बन चुका था। सलीम की जिंदगी की दुनिया, जहां मेहनत थी, मोहब्बत थी, ममता थी और सवाल भी थे जो अब तक बेनाम थे। सलीम ने एक छोटी सी मेज बना ली थी, एक मटका रख दिया था, कुछ कपड़े सिलकर कपड़ों का झूला बना लिया था। उसका हर दिन अब साहिल की हंसी से शुरू होता था और घोड़ी के हिनहिनाने पर खत्म। अब उसकी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं थी। वक्त गुजरता गया, वो जो एक दिन सलीम गांव से निकालकर जंगल में फेंक दिया गया था, आज 6 बरस बाद उस जंगल में एक ऐसी जिंदगी बसा चुका था जिसकी मिसाल उसके गांव में कहीं नहीं मिलती थी। जहां पहले एक झोपड़ी थी, वहां अब एक पूरा आंगन था। जहां पहले सिर्फ एक घोड़ी थी, अब वहां 10 जानवर, 20 बकरियां और एक मुनासिब सा घर था। मगर सबसे अहम बात यह नहीं थी कि सलीम के पास क्या था, बल्कि यह थी कि उसने एक बच्चे को कैसे इंसान बनाया और घोड़ी ने कैसे बच्चे के साथ दोस्ती का साथ अदा किया। 6 बरस का साहिल अब बड़ा हो चुका था। सलीम जब उसे देखता तो कभी बेटे की तरह, कभी जिंदगी के इनाम की तरह और कभी किसी अनसुनी के जवाब की तरह देखता। साहिल अब सुबह खुद उठ जाता, अपने कपड़े पहनता, जानवरों को पानी देता और लाली के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरता। वो जब लाली को अम्मा कहकर बुलाता तो सलीम की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उसे यह आवाज किसी इंसानी रिश्ते से ज्यादा गहराई वाली लगती थी। लाली अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल अब उतने चमकदार नहीं थे, मगर उसकी दोस्ती और मोहब्बत पहले से भी ज्यादा निखर चुकी थी। साहिल जहां भी जाता, लाली उसके पीछे चलती। अगर वह दौड़ता तो वह भी हल्के कदमों से पीछे पीछे दौड़ती। अगर वह गिर जाता तो लाली फौरन उसके पास जाकर अपनी गर्दन से उसे उठाती। जब सलीम उसे डांटता तो वह लाली के पास जाकर छुपता और लाली उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती, जैसे कह रही हो, अगर इसे हाथ लगाया तो मुझे पार नहीं पाएगा। सलीम खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसकी समझ किताबों से कहीं आगे की थी। वो गांव में रहा था, वहां की दुनिया देखी थी और अब वह चाहता था कि साहिल उस दुनिया से बेहतर इंसान बने। उसने कस्बे से पुरानी किताबें लानी शुरू की। अल्फाज, गिनती, जानवरों के नाम, इंसानों के गुण, सब चीजें उसने खुद बनाई। एक टूटी चौकी को काले रंग से रंगकर उसे स्लेट बना दिया। लकड़ी की पतली सी टहनी को कलम और मिट्टी से बनी स्याही से हर्फ सिखाने लगा। वो रोज सुबह साहिल से कहता, बेटा, बड़ा आदमी वह नहीं होता जो सिर्फ दौलत वाला हो,
बड़ा वह होता है जिसकी लोग दिल से इज्जत करते हैं, और इज्जत हमेशा तजुर्बे और पढ़ाई से मिलती है। सलीम ने साहिल को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया, बल्कि इंसानियत, सलीका और तहजीब भी सिखाई। वह उसे कहता, रोटी खा, मगर हमेशा आधी दूसरों के लिए रख, क्योंकि शायद किसी का पेट तुझसे पहले भूखा हो। अगर किसी की आंखों में आंसू हो तो उसे हंसाना सीख, क्योंकि तू रो देगा तो एक दिल टूटेगा, मगर तू हंसा देगा तो दो दिल जुड़ेंगे। साहिल यह सब सुनता याद करता, और जब कोई जानवर बीमार होता तो खुद जाकर घास पानी और अपने नन्हे हाथों से दवा तक लगाता। एक दिन साहिल ने सादगी से पूछा, अब्बा मेरी अम्मा कौन थी? सलीम का हाथ रुक गया। काटते हुए लकड़ी का फालूदा हाथ से गिरा। उसकी आंखों में वह तमाम चेहरे तैरने लगे। गांव की भीड़, पंचायत की गालियां, घोड़ी के पास पड़ा बच्चा और वह जली हुई आवाजें जो अब तक कानों में पड़ी थीं। सलीम ने अपना आंचल चेहरे पर रख लिया, क्योंकि कभी कभी रोना जरूरी होता है खामोशी में। साहिल अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। 6 साल की उम्र में वह बकरियों को चरा लेता, लाली को नहलाता, भैंस को पानी देता और सलीम की थकावट को दूर करने के लिए चाय तक बनाता। वो अब घास को देखकर बता सकता था कि कौन सी जानवर के लिए ठीक है। वो अब बूढ़े जानवरों की आंखें पढ़ सकता था, जैसे उनमें दर्द छुपा हो। अगले दिन की सुबह भी हर सुबह जैसी थी। सलीम अपने आंगन में बकरियों का दूध दोह रहा था। साहिल पास ही लाली के साथ खेल रहा था। कभी उसके ऊपर चढ़ जाता, कभी उसकी पूंछ से झूल जाता। लाली अब बहुत बूढ़ी हो चली थी, मगर उसकी आंखों में दोस्ती का रंग अब भी वैसा ही था, गहरा, ठहरा हुआ और बेहिसाब। सलीम हर सुबह की तरह चुपचाप अपने काम में लगा था, मगर उस दिन उसकी झोपड़ी की तरफ जिंदगी की एक चालाक दस्तक आने वाली थी। दोपहर के करीब एक परछाई जंगल के उस कोने से उठती दिखाई दी जहां से कभी कोई आता नहीं था। एक 30 साल का नौजवान, गठीला बदन, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में लाठी, पसीने से भीगा चेहरा, पैरों से थका मगर आंखों से चौकन्ना, सलीम की झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। सलीम ने उसे आते हुए देखा, मगर कुछ कहा नहीं। अजनबियों से बात करने की आदत अब रही नहीं थी। वह आदमी झोपड़ी के सामने आकर रुका और शराफत से कहा, आदाब, माफ करना, क्या तुमसे बकरी का ताजा दूध मिल सकता है? सलीम ने माथे पर पसीना पोंछा और जवाब दिया, आदाब, दूध है, बैठो। सलीम ने एक साफ लोटा उठाया, पास की बकरी से दूध निकाला और उस नौजवान के हाथ में थमा दिया। वो आदमी लोटे से दूध पीने लगा। एक लंबा सिप, फिर दूसरा, और फिर मुस्कुराकर बोला, बड़ा मीठा दूध है, ऐसा कस्बे में नहीं मिलता। लगता है जानवरों की देखभाल अच्छे से करते हो। सलीम ने हल्की मुस्कान से कहा, यह मेरे बच्चे जैसे हैं। जैसे इंसान अपने बच्चों को खिलाता है, वैसे ही मैं इनके साथ करता हूं। आदमी ने इधर उधर देखा। एक झोपड़ी, एक बूढ़ी घोड़ी, कुछ जानवर और एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी उतरने लगी थी, बातों की डोर जुड़ती है। सलीम ने सहजता से पूछा, कहां से आ रहे हो? रास्ता भूल गए क्या? आदमी बोला, नहीं, मैं सहारनपुर आया हुआ हूं। वहीं एक लड़की से शादी हुई मेरी। नाम है लायबा। अभी 3 महीने हुए हैं शादी को। उसी के रिश्तेदारों के यहां ठहरा हूं। आज जंगल की तरफ घूमने निकला था और तुम्हारी झोपड़ी दिखी तो सोचा दूध ले लूं। सलीम चौंका नहीं, मगर उस नाम लायबा को सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्का सा साया लहराया। वह नाम जो कभी उसके गांव में गूंजता था, पंचायत की भीड़ में औरतों की जुबान पर तानों के पीछे छुपा हुआ। मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और बोला, अच्छा, सहारनपुर से हो तो तुम मेरे पुराने गांव से निकले हो। वहीं से मेरी कहानी भी शुरू हुई थी। अब तक वह आदमी उठ चुका था। उसने शुक्रिया कहा और झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नजर मिट्टी में बैठकर घोड़ी की पीठ पर बने गोले को रंगता हुए साहिल पर पड़ी और वक्त जैसे रुक गया। उसके कदम थम गए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज। वो बच्चे को यूं देखने लगा जैसे कोई भला हुआ सपना सामने आ खड़ा हो। वो धीमे धीमे साहिल की तरफ बढ़ा। साहिल ने उसकी आहट सुनी, मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। एक पल जो बहुत कुछ कह गया। वो आदमी उसके पास बैठ गया। धीरे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा प्यारे बच्चे? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, साहिल, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हें घोड़ी से डर नहीं लगता?
साहिल हंस पड़ा। ये तो मेरी दोस्त है। वो आदमी कांप गया। दोस्त उसने घोड़ी की आंखों में देखा। वो घोड़ी कुछ पल के लिए उसे घूरती रही, फिर अपनी गर्दन घुमा ली, जैसे वह भी कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। वो आदमी साहिल से बातें करने लगा। तुम्हारा अब्बा बहुत अच्छा है, तुम्हें स्कूल ले जाता है। नहीं, अब्बा खुद ही पढ़ाते हैं, लकड़ी से अल्फज सिखाते हैं। खेलते हो? बहुत। अपनी दोस्त के साथ, अब्बा के साथ, कभी कभी बकरियों के साथ भी। सलीम ये सब दूर से देख रहा था। उसे हैरत नहीं थी कि अजनबी बच्चा पसंद आ जाए। साहिल में ऐसा जादू था ही, मगर जो आंखों में अजनबी की चमक थी वो सलीम की नजरों से बच ना सकी। वो आदमी धीरे धीरे उठा, एक बार फिर साहिल के सिर पर हाथ फेरा और बहुत हल्के से कुछ बुदबुदाया। खुश रहो बेटा, हमेशा। फिर सलीम से कहा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। सलीम ने सिर हिलाया, मगर अंदर से बेचैन था। वो आदमी मुड़कर चला गया, मगर साहिल अब भी उसे हाथ हिला रहा था और सलीम बस खड़ा देखता रहा, जैसे हवा में कुछ तैर रहा हो। कोई पुराना सच, कोई भूली हुई पहचान, या शायद जिंदगी का नया धागा। 6 साल में सलीम की दुनिया एक मामूल की जंजीर बन चुकी थी। हर सुबह की तरह उस दिन भी सूरज की पहली किरण जब लाली की पीठ पर पड़ी तो वह धीरे से हिनहिनाई, जैसे सलीम को जगाना चाहती हो। सलीम उठा, लौटा लेकर झोपड़ी के कोने में गया, बकरियों के तबेले में पहुंचा, एक एक जानवर को हाथ से सहलाया, चारा डाला और दूध दुहना शुरू किया। दूध की हर बूंद जैसे उसकी जिंदगी का सबूत थी। साहिल वहीं मिट्टी में बैठा खेल रहा था, अपने गिलगिल्ले हाथों से घोड़े की आकृति जैसी कोई चीज बना रहा था और बीच बीच में लाली की पूंछ पकड़कर हंस पड़ता। घड़ी की सुइयां नहीं थीं, मगर सलीम की हर सुबह एक जैसी थी, सादी, सच्ची और सलामत। मगर आज का दिन सिर्फ उसका नहीं था। रास्ते की मिट्टी में पड़ते 2 साएं, दूध का लोटा भर चुका था। सलीम ने जैसे ही अपनी कमर सीधी की, उसकी नजर सामने की पगडंडी की तरफ पड़ी। जंगल के उस छोर से 2 साएं उसकी ओर आ रहे थे। सलीम की पेशानी पर बल पड़ गए। इन रास्तों पर आने वाले कम ही होते थे और जो आते थे उनकी आहट दूर से पहचान ली जाती थी। मगर आज के यह कदम अलग थे, ठहर ठहर कर बढ़ने वाले, मगर किसी यकीन से भरे हुए। सलीम की आंखें जोर से झपकने लगीं, जैसे सामने के मंजर को ठीक से पकड़ना चाहती हो। पहला चेहरा जैसे पहचाना हुआ था, वही शख्स जो कल दूध लेने आया था। साफ कपड़े, आंखों में गहराई, चाल में ठहराव। मगर जो दूसरा चेहरा था वो जैसे सलीम के सीने को छू गया। एक लड़की जिसे सलीम ने कभी सहारनपुर की गलियों में देखा था। उस लड़की की उम्र रही होगी कोई 28 साल। गुलाबी रंग का सूती दुपट्टा, चेहरे पर धूप से बुझी चमक और आंखों में जैसे कोई राज ठहरा हुआ था। वह लड़की अब धीरे धीरे चलती हुई सलीम के सामने खड़ी हो गई। उसके साथ का आदमी हल्के से मुस्कुराया, मगर लड़की की नजरें सीधे साहिल पर जा टिकी। सलीम कुछ कहता, इससे पहले वो लड़की कांपते हुए कदमों से साहिल की तरफ बढ़ने लगी। वो नजरों का मिलना जो खून से नहीं रूह से रिश्ता बताता है। साहिल मिट्टी में अपने खिलौने बना रहा था। उसे आहट महसूस हुई। उसने सिर उठाया। उसने एक औरत को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रही थी, मगर वह डरी हुई नहीं लगी, ना ही अजनबी। वह एक अजीब सी सुकून भरी हैरत से उसे देख रही थी, जैसे कोई बिछड़ा टुकड़ा मिल गया हो। और सलीम जैसे उस वक्त जिंदा होते हुए भी मुर्दा हो चुका था। उसने देखा, लड़की ने साहिल के पास जाकर घुटनों के बल बैठते ही उसे अपनी बाहों में भी लिया। बेटा, उस एक लफ्ज में जो सिसकी छुपी थी वह किसी भी कानूनी पहचान से ज्यादा बड़ी थी। आंखें रो रही थीं, रूह कांप रही थी। सलीम की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने हाथ से वो लोटा गिरा दिया जो दूध से भरा हुआ था। लोटा जमीन पर गिरा, दूध बहा और उस सफेदी में जैसे एक पुराना दाग उभर आया हो। लड़की अब साहिल को बार बार चूम रही थी। उसकी पेशानी, उसके गाल, उसके हाथ, उसके पैर। वह बुदबुदा रही थी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे खो दिया था, मैं तो जान भी नहीं पाई थी कि तू जिंदा है। साहिल चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजनबीपन नहीं था। उसने भी जैसे कोई सुनी गोद पहचान ली हो। सलीम सवालों का समंदर बनकर खड़ा था। सलीम धीरे धीरे उनके पास गया। उसने हाथ कांपते हुए लड़की के कंधे पर रखा और कहा, बहन, क्या बात है? ये सब क्या है? ये आंसू क्यों है? ये बच्चा और तुम,
लड़की ने सिर उठाया। आंखें भरी थीं। शरीर जैसे थक चुका था मगर उसकी रूह जाग चुकी थी। वो बोली, मेरा नाम लायबा है। मैं सहारनपुर से हूं। 3 महीने पहले इस आदमी से शादी हुई है। कल जब इसने आकर तुम्हारे बेटे को देखा था तो घर जाकर तस्वीर सी खींच गई थी जहन में। मैं रात भर सो नहीं सकी और आज खुद देखने चली आई। सलीम का गला सूख गया। उसने कहा, तो फिर चलो बैठते हैं। ये बातें ऐसे नहीं होंगी। इन्हें वक्त चाहिए, सुकून चाहिए। चारों, सलीम, लाइबा, उसका शौहर और साहिल, अब झोपड़ी के बाहर बरगद की छांव में बैठ गए। साहिल अब लाइबा की गोद में था और वह उसके बालों को सहला रही थी। सलीम सामने बैठा था। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं और लब खामोश। लाइबा का शौहर शांत था मगर उसकी आंखें बार बार साहिल पर जा टिकती और हर बार कुछ समझने की कोशिश में डूब जाती। अब वक्त था कहानी के उन पन्नों को पलटने का जिन्हें सलीम ने कब का बंद कर दिया था और लाइबा ने शायद कभी पढ़ा ही नहीं था। सलीम का चेहरा सवालों से भरा था। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लाइबा अपने आंसुओं में डूबी साहिल को सीने से लगाए बैठी थी। उसका शौहर, वह 30 बरस का नौजवान, खामोश मगर बेचैन था, जैसे उसे भी आज वह सब सुनना पड़ेगा जिसका बोझ वो भी बरसों से ढो रहा है। साहिल अनजान अपनी मां की गोद में सुकून से आंखें बंद किए हुए। वक्त जैसे थम गया था। हवा रुक गई थी। पत्ते खामोश थे, परिंदे चुप, मगर एक चीज जिंदा थी, लाइबा के आंसू। सलीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाइबा बहन, अब सच कहो, इतना सब क्यों छुपाया ये बच्चा? इसकी असलियत क्या है? लाइबा ने आंखें पछी, होंठ कांपे, आवाज टूटी, मगर वह बोली और उसकी जुबान से निकला हर लफ्ज, हर जुमला जैसे किसी जख्म को कुरेद रहा। मैंने मोहब्बत की और फिर वही गलती की। यह जो मेरा शौहर है, लाइबा ने उसके कंधे की तरफ इशारा किया, इसे मैं शादी से पहले से जानती हूं। वो हमारे गांव आया था। अपने रिश्तेदारों के घर पहली नजर में ही दिल की धड़कन बदल गई। रोज मिलना जुलना हुआ, बातें लंबी होती गई और फिर वह मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि हमें सही गलत की परवाह ही ना रही। उसकी आवाज भर्रा गई। हम दोनों वो कर बैठे जो सिर्फ मियां बीवी को शोभा देता है। हमने गलत काम किया, मैंने गलत काम किया। लाइबा के लफ्ज सुनकर सलीम का दिल बैठने लगा। उसकी आंखें नम थीं मगर वह ध्यान से सुन रहा था। वह आदमी, उसका शौहर, जमीन की तरफ देखता रहा जैसे अपने हिस्से की गलती मान रहा हो। लाइबा ने आगे कहना शुरू किया, एक दिन अचानक इसे अपने गांव लौटना पड़ा। इनके अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी। जाते जाते इन्होंने कहा था कि जल्द लौटूंगा, मगर वह जल्द कभी आया ही नहीं और मैं अकेली रह गई। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मेरी कोख में इसका नतीजा पल रहा है। उसकी सांसें भारी हो गईं। कुछ महीने बाद मुझे उल्टियां आने लगी, कमजोरी बढ़ने लगी और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं हामिला हूं। लाइबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाई। घर में कौन था? बस मेरी मां। उनकी आंखें बहुत पहले से रोशनी खो चुकी थीं। उन्हें दिखता ही नहीं था। अब्बा का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। भाई बहन थे ही नहीं। घर में सिर्फ मैं और मेरी अंधी मां। मां सोचती थी कि मैं बीमार हूं। दिन ब दिन मेरा बदन कमजोर हो रहा है। उन्हें क्या पता था कि मेरे पेट में एक जान पल रही है। 9 महीने खामोशी से काटे। लाइबा की आवाज अब फटने लगी थी। मैंने 9 महीने खामोशी में काटे। डर, शर्म और बेबसी के बीच मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मोहल्ले की औरतें ताने देती, चेहरा क्यों मुरझाया है, मगर कोई सच्चाई नहीं जानता था। कभी कभी सोचती, जान दे दूं, छत से कूद जाऊं, कुएं में कूद जाऊं, मगर फिर अपने पेट को छूती अंदर से लात मारता बच्चा जैसे मुझे रोक लेता। वो बच्चा मेरा कसूर नहीं था, वो तो मेरी मोहब्बत की याद था। 9 महीने बाद वो रात आई जब मेरी हालत बिगड़ गई। मैं तड़पती रही और मेरी मां अंधेरे कमरे में मेरे सिरहाने बैठी रही। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूं। रात के तीसरे पहर मैंने एक बच्चे को जना, मेरा बेटा। उसकी चीख सुनकर मेरा दिल तो खुश हुआ, मगर उसी पल डर ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं मां बनी थी, मगर साथ ही मुझे लगा कि अब मेरी बर्बादी शुरू हो गई है। लाइबा ने कांपते हुए कहा, मैंने सोचा अगर सुबह मोहल्ले को पता चला कि मेरे पास बच्चा है तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती थी, किसी को दे भी नहीं सकती थी। तभी किसी औरत से सुना
कि तुम्हारी घोड़ी लाली का पेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोग कह रहे थे कि वह बच्चा जनने वाली है। मेरे जहन में ख्याल आया, अगर मेरा बच्चा लाली के पास रख दूं तो लोग समझेंगे कि वही उसकी माँ है। तुम दाई अम्मा को लेने गए और मैंने अपना बच्चा रख दिया। उस दिन जब तुम भागकर दाई अम्मा को बुलाने गए थे, मैं पीछे के रास्ते से तुम्हारे अस्तबल में पहुंची। घोड़ी दर्द में थी, पसीने से भीगी हुई थी। मैंने अपने बच्चे को गीले कपड़े में लपेटा और घोड़ी की छाती से सटा दिया। घोड़ी ने उस पर अपनी गर्दन नीचे कर ली जैसे उसे अपना ले। फिर मैं छुपकर झुरमुट में बैठ गई। तुम लौटे, दाई अम्मा लौटी और तुम दोनों ने बच्चा देखा और हैरान रह गए। मैंने देखा तुम पर इल्जाम लगे। उसके बाद गांव में जो हुआ मैंने सब सुना। लोगों ने तुम्हें गालियां दी, मारा, पीटा। पंचायत ने तुम्हें गांव से निकाल दिया। मैं चुप रही क्योंकि डर ने मेरी जुबान बंद कर रखी थी। आज 6 साल बाद मैं यहां आई हूं और इस बच्चे को देखकर मेरी रूह कांप रही है। लायबा ने साहिल को कसकर सीने से लगा लिया। यह मेरा बेटा है सलीम, मेरी जान का टुकड़ा, मेरा खून। सलीम अब भी खामोश था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर लब बंद थे। सलीम की आंखें अब भी लायबा की बातों की गर्मी से भीगी हुई थीं। हर बात, हर अल्फाज एक तीर बनकर दिल में उतर रहे थे। साहिल अब भी लायबा के सीने से चिपका हुआ था, मगर उसकी आंखें बेचैनी बार बार सलीम को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वह इस सवाल से जूझ रहा था कि अगर यह मेरी माँ है तो अब्बू कौन है। लायबा ने धीरे से साहिल को अपने सीने से अलग किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जैसे वह किसी अमानत को वापस करने जा रही हो। उसने बच्चे के माथे को चूमा, बालों को सहलाया और फिर उसकी आंखों में डूबकर कहा, बेटा, तू मेरा है, मेरी कोख का टुकड़ा, मगर तुझे बाप की तरह प्यार करने वाला यह है तेरा असली अब्बू। फिर वो सलीम की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज अब भीगी हुई थी मगर साफ थी। सलीम भाई। सलीम ने सिर उठाया। मैं तुम्हारे एहसान की कर्जदार हूं। अगर तुम इसकी जिम्मेदारी ना लेते तो शायद मेरा यह बेटा आज जिंदा ना होता। तुमने ना सिर्फ उसे बाप की तरह पाला बल्कि उसे वह प्यार दिया जो शायद मैं भी न दे पाती। इसलिए मैं यह बच्चा तुमसे नहीं छीनने आई हूं। नहीं, यह मेरा हक नहीं। मैं सिर्फ एक मां हूं जिसने जन्म दिया, मगर अब्बू तुम हो जिसने इसे बाप की तरह पाला है। मुझे सिर्फ इजाजत चाहिए। लायबा की आंखों से आंसू ढलकने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बस एक गुजारिश है। जब मेरा दिल तड़पे, जब मेरी ममता बेचैन हो, क्या मैं इस बच्चे से मिलने आ सकती हूं? क्या मैं इसे दूर से देख सकती हूं? क्या मैं इसकी मुस्कुराहट को दोबारा महसूस कर सकती हूं? और जब मेरा शौहर भी इस बच्चे को अपना कहने का हक समझे तो क्या वह भी इसे गले से लगा सकता है? सलीम अब तक बस चुपचाप सब सुन रहा था, मगर उसके अंदर एक समुंदर सा उठ रहा था, जज्बातों का, यादों का और उस दिन का जब उसने पहली बार साहिल को घोड़ी के पास पड़ा देखा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। लायबा उसकी आवाज फट चुकी थी। तुम जब चाहो इस बच्चे से मिल सकती हो। मैं अब उसका अब्बू नहीं, उसका साथी हूं, मगर दिल से आज भी वह मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। ये सुनते ही साहिल, जो अब तक दोनों को टकटकी लगाए देख रहा था, अचानक जमीन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पानी तैरने लगता है। तो अब्बू, उसकी जुबान कांपती है। आप मेरे असली अब्बू नहीं हो। सलीम झुककर उसकी आंखों के बराबर आता है। उसकी हथेलियों में साहिल का चेहरा थाम लेता है। बेटा, अगर तू कहे तो मैं आज भी तेरा अब्बू हूं और जब तक मेरी सांसें चलेंगी रहूंगा भी। साहिल फूट फूट कर रो पड़ता है और सलीम से लिपट जाता है। लायबा और उसका शौहर दोनों खड़े हो जाते हैं। लायबा की आंखें गीली हैं मगर दिल हल्का है। उसे आज सुकून मिला है। एक गलत काम का बोझ उतर गया है। एक रिश्ता फिर से जुड़ गया है। सलीम ने दोनों से कहा, जब चाहो आ जाना। इस बच्चे से मिलने के लिए कभी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हां, एक बात कहना चाहूंगा। इस बच्चे की जिंदगी अब जरा भी ना बदलनी चाहिए। लाली मेरी घोड़ी नहीं, उसकी दोस्त है। मैं उसका अब्बू हूं और यह झोपड़ी उसका घर है। लायबा मुस्कुराई, आंखों में हल्की चमक के साथ बोली, मंजूर है। जो प्यार इस बच्चे को यहां मिला है शायद वो कहीं और नहीं मिल सकता था। मैं सिर्फ एक झलक मांगती हूं, बस मेरा हक है। वो दोनों लौट गए। इस बात को 1 महीना गुजर गया। एक दिन सुबह की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी। आसमान में फिजा कुछ और ही कहानी सुना रही थी।
सलीम रोज की तरह उठ चुका था। झोपड़ी के बाहर रखे पानी के घड़े से मुंह धोया, फिर अपने जानवरों की तरफ बढ़ गया। घोड़ी लाली अब बूढ़ी हो चली थी, मगर उसकी आंखों में अब भी प्यार का वही दरिया लहराता था। साहिल अब 7 साल का हो चुका था। आज भी जब घोड़ी की पीठ पर बैठता तो लाली मानो मुस्कुराती थी। सलीम का दिन पहले की ही तरह शुरू हुआ, मगर यह दिन आम नहीं था। दूर से धूल उठती नजर आई। पहले तो लगा कोई मुसाफिर आ रहा है, मगर फिर वह धूल एक बवंडर की तरह सीधी उसी की झोपड़ी की तरफ बढ़ती गई। सलीम ने आंखें मिचमिचाकर देखा। करीब 90-100 लोग, पूरे गांव के आदमी, औरतें, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान, सबके सब आ रहे थे, मगर लाठी, डंडा, पत्थर किसी के हाथ में नहीं था। उनके हाथ खाली थे, मगर निगाहें भरी हुई थीं। पछतावे से, शर्म से वह बुजुर्ग भीड़ में सबसे आगे वही बुजुर्ग था जिसने सबसे पहले सलीम को जालिम कहा था, जिसने पंचायत में चिल्लाकर कहा था कि सलीम को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। आज उसकी कमर झुकी हुई थी, उसका चेहरा पीला था और आंखें भर आई थीं। वो सीधा सलीम के पास आया और कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। बेटा सलीम, हमसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया। सलीम कुछ नहीं बोला। बुजुर्ग आगे बोला, हमने बिना सोचे समझे, बिना पूछे, बिना समझे तुझ पर इल्जाम लगाया। जो तूने किया ही नहीं उसकी सजा दी। अब हमें सच पता चल गया है। भीड़ में अचानक सरसराहट हुई। लोग दो तरफ हट गए, जैसे किसी रास्ते को खाली कर रहे हों, और उस रास्ते पर चलकर 2 चेहरे सामने आए, लायबा और उसका शौहर। लायबा के चेहरे पर आज कोई डर नहीं था, कोई शिकन नहीं, सिर्फ सुकून था। ऐसा सुकून जो सिर्फ सच बोलने के बाद आता है। उसका शौहर भी उसके साथ खड़ा था। उसकी आंखों में नरमी थी, अफसोस भी और एक एहतराम भी जो सलीम के लिए था। पंचायत का सरपंच अब सिर नीचे किए खड़ा था। सरपंच आगे आया, वही शख्स जिसने एक वक्त में सलीम को दरवाजे से बाहर निकलवाया था, आज उसके दरवाजे पर खड़ा था। सिर नीचे किए और हाथ जोड़कर, सलीम तू बड़ा आदमी निकला। तूने हमारे जुल्म सह लिए, मगर कोई बद्दुआ नहीं दी। आज हम तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तेरी घोड़ी को भी सलाम है जिसने तेरे बेटे को एक दोस्त की तरह प्यार दिया। सलीम की आंखों से सैलाब बह निकला। सलीम अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू जो 7 साल से अंदर ही अंदर बह रहे थे, आज बाहर आए थे। वह जख्म जो वक्त ने दिए थे, आज मरहम पा रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस बच्चे को मैंने घोड़ी की दोस्ती में पाला, जो मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है, आज अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है तो मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं। लाइबा आगे आई। उसने साहिल का हाथ थामा और कहा, यह बच्चा अब भी तुम्हारा है सलीम भाई। मैंने उसे सिर्फ जन्म दिया, मगर माँ और बाप तो तुम बने। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब कभी उसका दिल चाहे वह हमसे भी मिलने आ सके। सलीम ने साहिल को गले से लगाया। उसकी हथेलियां बेटे की पीठ पर ऐसे फिर रही थीं जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि कोई उसे अब नहीं छीन सकता। यह बच्चा मेरी जान है, जब चाहे तुम मिल सकते हो, लेकिन उसका दिल जहां है वहीं उसका घर है। उस दिन सलीम को पूरे गांव के साथ वापस गांव लाया गया। बाजे नहीं बजे, मगर हर आंख भीगी हुई थी, हर दीवार चुपचाप इज्जत से खड़ी थी। उस घर की चौखट फिर सलीम से सलीम ने पार की, जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था। आज गांव वालों ने मिलकर उसकी झोपड़ी को फिर से घर में बदला। लाली के लिए अलग तबेला बना, साहिल के लिए एक पढ़ने की जगह बनाई गई। गांव के बच्चों को अब सलीम से डर नहीं लगता था, बल्कि वह साहिल के साथ खेलने आते थे। लाली अब हर किसी की दोस्त जैसी बन गई थी। रात को जब सब सो चुके थे, सलीम बाहर आंगन में बैठा कुछ सोच रहा था। कभी कभी जो सच लगता है वह होता नहीं, और जो झूठ समझा जाता है वही सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।